सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करने वाले हैं। जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? एक सेल है। वो क्या है? एक सेल है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा एक सेल है। और ये जो सेल होता है वो इतना छोटू होता है, इतना छोटा सा सेल होता है कि हमें नेक्ड आई से भी नहीं दिखता है। हमें नेक्ड आइज से भी नहीं दिखता है। हमें जो है इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि मैम जाइए, इतना छोटू सा सेल होता है, इतना छोटू सा, पता है कितना छोटू होता है? कि इस इतना छोटू सेल होता है, एक बिन डॉट आप मान के चलो इतना छोटू, और इतना भी नहीं होता छोटू वैसे। अच्छा, कि ये मिलके जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर बॉडी हमारी बनती है। मतलब कि सेल से टिश्यूज़, फिर टिश्यूज से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके हमारी बॉडी बनती है। और इतने सारे सेल्स जो हैं यूज़ होते हैं। तो इतने छोटू सेल हैं। तो आपका सवाल होगा, मैम ये फिर सेल के बारे में हमें पता कैसे चला? जाए इतने छोटू से सेल्स हैं तो इनके बारे में हमें पता कैसे चला? ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे, जो मतलब कि ये जो इतने महान व्यक्ति थे, इन्होंने खुद का सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बना लिया था। खुद का सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन्होंने बना लिया था। इतने महान व्यक्ति थे ये। कब की बात है ये? 1665 की बात है, मतलब कि 17th सेंचुरी की बात है, जब इन्होंने इस सेल का मतलब कि सेल को ढूंढा था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपना माइक्रोस्कोप लिया, और माइक्रोस्कोप में इन्होंने एक कॉक ऑफ द ट्री, मतलब कि एक कॉक सेल्स इन्होंने देखे, कॉक लिया और उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा। तो उनको क्या एक लिटिल रूम्स जैसा स्ट्रक्चर लगा, मतलब कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर लगा। जैसे कि हनी कॉम के होते हैं ना स्ट्रक्चर, वैसा उनको एक स्ट्रक्चर लगा। जैसे कि मक्खी का ये तो वो होता है, ठीक है। और इसने वो जो उसको दिखा, उसने उसको क्या नाम दे दिया? सेल्स। और सेल्स जो है एक लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो उसने उसका नाम क्या रख दिया? उसने उसका नाम सेल्स रख दिया। और अब तक हम उसको सेल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आविष्कार हुए नहीं। तब क्या हुआ, एक और व्यक्ति थे, व्यक्ति थे, ये वाले व्यक्ति थे। ये जो है 1674 में इन्होंने लिविंग सेल्स देख दिए पोंड वाटर में इन्होंने लिविंग सेल देख दिए 1674 में। उन्होंने तो डेड सेल्स देखे थे, क्योंकि उन्होंने जो कॉग था ना, वो क्या था, जो ये बॉटल्स होती है ना, 2 मिनट, जो ऐसी बॉटल्स होती हैं, है ना, और ऐसी वाली बॉटल्स होती है, और यहाँ पर वो कोक लगा होता है। ये जो है एक कोक ट्री से बनता है। और ये इसकी ना छोटी सी स्लाइस काट ली थी और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था। और ये जो कोक है ना, एक कोक ट्री से बनता है। तो इसका मतलब ये ट्री से बना है, इसका मतलब थोड़े से डेड सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इन्होंने डेड सेल्स देखे थे रॉबर्ट हुक जी ने, बट ल्यू वैन हुक ने क्या देखे थे? लिविंग सेल्स देखे थे। कब देखे थे? 1674 में। और फिर हमारे आ गए थे पुरकिन जी, जिन्होंने पुरकिन जी ने क्या किया था? पुरकिन जी ने टर्म किया था प्रोटोप्लाज्म, जो वो जो होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको इन्होंने नाम दिया था, क्वाइल्ड द नेम
टू द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म, और ये कब दिया था 1839 में, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन जी थे इसके पहले, तो सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जी ने जो है न्यूक्लियस का डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कब की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी? 1831 में, तो 1831 में। तो अब हम रिवाइज सा कर लेते हैं। और फिर क्या हुई, जब आप देखो सेल हमें पता चल गया, हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगी आपको। और उसके बारे में जो है फाउंड आउट कर लिया, तो सेल थ्योरी आनी तो बनती थी। सो सेल थ्योरी दो लोगों ने दी। उन्होंने, दो लोगों ने क्या बोला कि जो सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये जो सेल है वो ये जो हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सारे ही सेल से बने हैं, और ये जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये बात बोली थी इन दो महान लोगों ने। ठीक है, सच वन एंड सच लैंड, ठीक है, इन दोनों ने बोली थी। और फिर वर्चाओ जी आ गए थे, और कब बोली थी ये जो वर्णन, इन्होंने 1839 में बोली थी, और जो पहले वाला जो मैंने लिखा था सच, इन्होंने सच लैंड ने 1838 में बोली थी, ठीक है। और फिर वर्चाओ जी आ गए थे 19, फिर विरचाओ जी आगे थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, और कब बोली थी 1855 में बोली थी, ठीक है। तो अभी हम रिवाइज सा रिकॉल सा कर लेते हैं कि अभी हमने सेल हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़ा सा इधर सा लिखेंगे, अब हम इधर इधर लिखेंगे, ठीक है। आंखें बंद करके रिवाइज करो कि मैंने क्या क्या बोला है। कि जो रॉबर्ट हुइक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था और अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा था, 1664 में देखा था। और जो है इनको क्या दिखे, इन्होंने कोक लिया था, कोक का थिन स्लाइस काटी थी, और जो है इन्होंने कोक जो एक बाक, कोक की बाक ऑफ द जो ट्री है काटी थी, और इन्होंने क्या देखा था, कुछ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, और उनको इसने नाम दिया सेल्स। और ये जो सेल्स थे वो लैटिन वर्ड से आया था, दैट मीन्स द लिटिल रूम, दैट मीन्स द लिटिल रूम। और क्या था फिर उसके बाद ल्यूवन हुइक जी आए थे 18 सॉरी, फिर आए थे ल्यूवन हुइक जो जो आए थे 1674 में, और इन्होंने जो है लिविंग सेल्स देखे पॉन्ड वाटर में। और फिर आए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी, ठीक है, रॉबर्ट हुइक थे, ये रॉबर्ट ब्राउन जी हैं, और ये कब आए 1831 में, और इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हमारे आ गए थे पुरकिन जी, और पुरकिन जी जो है 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का क्वाइल्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म रख दिया था जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और जो फिर हमारी सेल थ्योरी आई थी जो वर्नन एंड सच लैंड जी ने दी थी, इन्होंने दी थी 1839 में, सॉरी क्या हो गया, इन्होंने दी थी 1838 में, इन्होंने दी थी 39 में, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं, और ये जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उस बाद विरचाओ जी आ गए थे जिन्होंने बोला था सेल इज मेड अप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, जो कब बोला था 1855 में, किसने बोला था, विरचाओ जी ने बोला था। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार हो गया था, ठीक है। 1940 तक
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था 1940 तक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। ठीक है, यहाँ जहाँ पर मैं सर्कल लगाती हूँ वहाँ पर समझ लिया करो किसके बारे में बात हो रही है, और यहाँ जो लिखा है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है। और ये जो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये जो सेल्स हैं वो मिल के ये चीज़ बनाई है हमारी बॉडी में। जो ये आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो किससे, सेल के मिलाव से बनी है। जब एक सेल होता है तो आप नहीं देख पाते, बट ये जो सेल है वो इतने कंप्राइज हुए हैं, मतलब कि इतने जुड़कर रहे हैं कि अब हमें ये अपनी जो बाहर चीज़ें दिख रही हैं वो सारी सेल से बनी है, और अब हमें ये चीज़ दिख रही है जब ये बिल्कुल कंप्रेस होके, जब आप एक सेल लोगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूँ ताकि आप नोट्स भी बना रहे हो तब भी आपको समझ आ जाए। तभी मैं जब लिखती हूँ ना मैं बोलती हूँ भी साथ साथ, क्योंकि ये जो है पेन कुछ और टाइप का ही है इसका। मल्टी सेलुलर ए है ये एल है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वरना मैं थोड़ा मार्कअप भी कर देती थी जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, ताकि आप स्पेलिंग्स उसमें देख सकते हो। आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें बना सकते हो। एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो आप चाहते हो मैं नोट्स भी बना सकती हूँ, बट पहले आप मेरी वीडियोस तो देख लो। कोई वीडियो देखता नहीं, कोई व्यू आ नहीं रहा है ना, तो पहले वीडियोस देख लो मेरी, फिर जब बोलेंगे तब हम बनाएंगे भाई नोट्स। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो देखो आप, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके एग्जांपल्स। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स organisms, मतलब है ना। So the organisms which are made up of one cell is known as unicellular organisms. The cell which are made up of the organisms which are made up of many cells are known as multicellular organisms. Namana, multicellular organisms. चलो, एग्जाम्पल्स क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की? एग्जाम्पल्स आर दी यहाँ देख लो है ना, क्लामिडोमोनास, पैरामोशियम। जैसे आप लिखोगे मैं वैसे ही बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि पेपर में इतने सारे चैप्टर्स होंगे, आप स्पेलिंग तब गलत करके आओगे जब आप इसे प्रोनाउंसिएशन सही करोगे, कुछ ना कुछ साइलेंट तो होगा ही, राइट। जैसे कि क्लामिडोमनाज या कुछ भी है जैसे बोलोगे, ज़्यादा ही फैंसी नेम लोगे तो स्पेलिंग रॉन्ग करके आओगे। तो पैरामीशियम होता है और पैरामोशियम, इसलिए मैं पैरामोशियम बोलती हूँ क्योंकि ओ लिखना भूल जाते हो फिर आप। बैक्टीरिया, अमोएबा, क्लामिडोमोनाज। देखो स्पेलिंग सही लिख दी है ना मैंने। पैरामोशियम, ठीक है। देखो जैसे आप मैं बोल रही हूँ वैसे लिखने की कोशिश करोगे तो सही लिखोगे। मैंने क्या बोला था? क्लामिडोमोनास, क्लाइमीडोमोनास, पैरामोशियम, क्लाइमीडोमोनास, पैरामोशियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हो गए फंजाई,
प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, समझ आ गया सब कुछ। अब देखो, अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स साइजेस के हो सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है कि ये जो साइज और शेप है वो जब फंक्शन अलग होंगे सेल्स के, तब ही शेप और साइज जो है वो डिफर कर सकती है। वरना एक फंक्शन कर रहे हैं सेल्स तो उनकी जो शेप और साइज है वो अलग नहीं होंगे। शेप और साइज अलग होने के लिए उनको फंक्शन अलग होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सेल्स के एग्जांपल्स फोटोज़ वगैरह दी हुई है, आप देख सकते हो सबके शेप साइजेस वगैरह कुछ अलग अलग से है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, और बहुत सिक्योरिंग भी चैप्टर है ये। ठीक है, और द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दैट दे परफॉर्म। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके आप एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है, एक सेल होता है, और एक सेल को ही सारे काम करने पड़ते हैं। अब देखो, घर पे आप अकेले हो या फिर आप कहीं पर भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, फैमिली के साथ आप अकेले रहते हो, तो आपको सारे घर के काम खुद करने पड़ेंगे। आपको सारे घर के काम क्या करने पड़ेंगे? खुद करने पड़ेंगे। बट जब आप मल्टी सेलुलर, मतलब कि जब आप मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तो या फिर आप हॉस्टल में भी बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, तो आप काम बांट सकते हो कि जैसे कि खाना बनाने का मेरी जॉब है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, या कुछ भी। जब 3-4 लोग होंगे तब आप काम बांट सकते हो। बट जब एक ही बंदा होगा तो उसको तो सारे काम करने पड़ेंगे। वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेम टू सेम होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना सारा काम खुद करती है, और जो मल्टी सेलुलर होता है परफॉर्म्स इट्स ऑल द फंक्शंस बाय इट्स ओन। बट जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसमें जो है डिवाइड की होती है, फंक्शन डिवाइड किए होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये देखो लाइन कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी के परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी जैसे कि हार्ट पंप करता है, ये वाला जो हार्ट पंप करता है स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और जो सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं जो अपना अपना फंक्शन क्या करती हैं? परफॉर्म। ये क्या हो रहा है? बहुत सारा जो फंक्शन है उसे क्या करती है? परफॉर्म करती है। अब सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं, सेल के भी अंदर बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यू सेल बनाना, क्लीन करना सेल को, वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर निकालना, वगैरह वगैरह। अब हम आगे बढ़ते हैं। What is cell made up of? What is the structural organization of the cell? सेल किससे बना है? सेल जो है, सेल में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सभी सेल्स में होती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, ये जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, और एक आपको सेल वॉल के बारे में समझना पड़ेगा, इनका डिफरेंस। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सब में होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होता है, इन ऑल दी सेल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। बट जो सेल वॉल है, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल में ही फाइंड होता है। दूसरा बस यही डिफरेंस है। ये जो है, जो सेल वॉल होती है हमारी, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है बाहर, बट जो एनिमल सेल होती है उसमें डबल लेयर नहीं होता, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट कुछ ऑर्गेनेलिज भी होती है जिसमें डबल लेयर होती है, जैसे कि ऑर्गेनेलिज के नाम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वो डबल लेयर होती हैं। और न्यूक्लियस भी हमारा डबल लेयर होता है। चलो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने पेपर में वर्डिंग लिख के आनी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जूम इन कर लेते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। और दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। ये जो है सेपरेट्स करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री ऑफ द मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री और द एग्जिट ऑफ द मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि मान के चलो ये जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है सेपरेट कर देती है। आउटर मोस्ट लेयर है, ये बात आपको समझ आ गया होगा। और इसका एक और फंक्शन है कि ये जो है, जैसे कि यहाँ पर कोई मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि इसे अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है। तो ये अलाउ और परमिट्स जी मटीरियल टू कम इनसाइड द सेल और गो आउटसाइड द सेल, ऐसा कुछ ये करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एग्जिट एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड इसे हम सेल उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके पास क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब सिलेक्ट करती है ये, ठीक है। और इसमें अब चीज़ें आती या फिर जाती कैसी हैं? ये चीज़ें आती और जाती कैसे है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से चीज़ें आती और जाती हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? जैसे कि मान के चलो हमेशा जो चीज़ें हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएंगी। अभी मैं समझा देती हूँ। मान के चलो हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी बहुत सारा है, सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। अब ये बाहर जो पानी है वो कम है, बाहर जो पानी है वो कम है, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। अब हमेशा क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमेशा चीज़ें जाती हैं। यहाँ पर अब पानी की जो संभावना है वो ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है तो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब, और वैसे ही जहाँ एक सेल है उसके बाहर पानी बहुत ज़्यादा और अंदर बस थोड़ा सा पानी है, तो ये जो बाहर का पानी है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए हाई रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में जाना हो तो क्या होता है?
तब हमारा डिफ्यूजन होता है। वैसे ही अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आते कहाँ से हैं? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आते कहाँ से हैं? देखो, कोई सेल है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बट ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करना चाहो वैसे ही हो जाएगा उसके साथ। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर बाहर आते रहते हैं। वैसे ही मैंने पानी का एग्जांपल दी। अब एक और चीज़ आपको समझने वाली है, ओस्मोसिस क्या होते हैं। ओस्मोसिस डिफ्यूजन ही होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही होता है। आप देखो, डिफ्यूजन जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में चला जाएगा, तीनों में चला जाएगा। बट जब स्पेसिफिक सिर्फ वाटर की बात कर रहे हो तब आप ऑस्मोसिस बोलोगे। जब आप स्पेसिफिक सिर्फ वाटर की बात कर रहे हो तो आप क्या कह सकते हो? पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ओस्मोसिस। या फिर आप ये भी कह सकते हो, डिफ्यूजन में या हम सिर्फ वाटर की बात करें उसमें हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, अब कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis and such a solution is called hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जब बाहर ज़्यादा, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल वाटर इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन will leave. Result is that water enters the cell. Okay. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब सेल के अंदर जो भी है गैसेस, लिक्विड या कुछ भी मान लो, हम लिक्विड मान लेते हैं वाटर। जब लिक्विड जो है सेल के अंदर ज़्यादा है, सॉरी सेल के बाहर ज़्यादा है, तो ये सेल के अंदर आना शुरू कर देगा और सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, मोटा बन जाएगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को जब जब सेल के बाहर वाटर ज़्यादा होता है बट सेल के अंदर वाटर ज़्यादा नहीं होता है, तो इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऑस्मोसिस से क्या हो जाता है? ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये देखो, मेरा बात नहीं समझे आप। देखो, यहाँ पर जो वाटर है वो कम है, पर बाहर जो वाटर है वो ज़्यादा है। और जब वाटर जो है अंदर ज़्यादा हो जाता है, जब अंदर आ जाता है वाटर ऑस्मोसिस से और जो स्वेलअप हो जाता है, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो अंदर बढ़ जाती है, तब उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बट आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है? कि जब बाहर भी कंसंट्रेशन वाटर का सेम हो और अंदर भी कंसंट्रेशन वाटर का सेम हो और कोई मूवमेंट ही ना हो, और जो दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर हो वो सेम हो, और फिर जो सेल का जो साइज़ है वो सेम रहता है, उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है, अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो अंदर से बाहर जाता है और ये जो होता है श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है, और उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं जब वो ऑस्मोसिस से पानी लूज कर देता है। अब
यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर। अब इस ऑस्मोसिस से जो अमीबा है, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो अमीबा है वो क्या करता है, खाना अंदर और बाहर भी करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो अमीबा है वो इंगल्फ कर लेता है फूड को बाय द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से वो इंगल्फ कर लेता है फूड को। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है, जो कौन मैन्युफैक्चर करते हैं, ER, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। ER याद रख लो। अब सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में यूज मतलब प्लांट सेल में होता है। और ये जो सेल वॉल होता है, रिजिडिटी बहुत रिजिड होता है। ये जो सेल वॉल होता है वो बहुत रिजिड होता है। और ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से क्या बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और ये जो सेलुलोज है एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और ये जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेलुलोज इज द कम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। और ये जो सेलुलोज है वो किससे बना हुआ है, ये जो सेलुलोज है वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच प्रोवाइड्स दी विच मेक द मतलब कि जो प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तभी तो प्लांट्स खड़े रहते हैं ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। और ये जो है रिजिड होती है, ये जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है। एक आपको टर्म समझना है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है, जब पानी जो है अंदर ज़्यादा होता है बट बाहर कम होता है, तब जो पानी है ऑस्मोसिस से बाहर चला जाता है और जो हमारा प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाता है। जब प्लांट सेल श्रिंक होते हैं ना, पता है कैसा लगता है, जैसे कि ये हमारा मान के चलो ये प्लांट सेल है हमारा, ये सेल वॉल है, ये पहले तो फुला हुआ था बट जब ये श्रिंक हो जाता है तब हमारा प्लांट सेल थोड़ा सा ऐसा सा हो जाता है, मतलब कि ये हमारा प्लांट सेल श्रिंक हो गया। बट ये जो सेल वॉल है वो वहीं की वहीं रहती है, इसलिए हमें प्लांट्स में पता नहीं चलता कि वो प्लांट श्रिंक हुआ पड़ा है। ठीक है, ये तभी तो बोला ना रिजिड होता है ये, और जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये ऐसे ही नहीं बोला। ठीक है, और जो व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज कंट्रैक्शन श्रिंकेज ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जब श्रिंकेज हो जाता है बट अवे फ्रॉम द सेल वॉल से अवे होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर through osmosis and there is a shrinkage away from the cell wall is known as plasmolysis phenomena. That phenomena is known as plasmolysis. अब न्यूक्लियस क्या होता है, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ो, समझो। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस वर्ड है, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे जो न्यूक्लियस है वो सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, और अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो न्यूक्लियस है वो सेल के यहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेल के यहाँ प्रेजेंट होता है
बीच में। और ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो लेयर्स होती है वो डबल लेयर होती है। और ये जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं, जिसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो बाहर और अंदर सामान लाने में हेल्प करते हैं। पोर्स होते हैं जो अंदर और बाहर चीज़ें लाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। which allow the transfer of material from inside ये देखो, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड में चीज़ें ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और जो डीएनए होता है, इसमें डीएनए जो है, देखो डीएनए और जो ऐसा नहीं है डीएनए ही होता है, सिर्फ राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है डीएनए एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब सेल इज़ नॉट अबाउट टू डिवाइड, तब ये जो क्रोमोसोम्स है प्रेजेंट like entangled mass like thread of structure, entangled mass of thread like structure, जब इनको डिवाइड नहीं करना होता। when cell is visible, chromatin material is visible as entangled mass of structure. When cell is about to divide, then we see the nucleus contains chromosomes, rod शेप्ड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स फिर हमें दिखने लग जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो फंक्शनल सेगमेंट है वो क्या है, जीन्स। और जब when the cell is about to divide, chromatin material get organized into क्रोमोसोम्स, एंड फिर ही हम क्रोमोसोम्स देख पाते हैं और ये क्रोमोसोम्स में हो जाते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो क्रोमोसोम्स है इसके अंदर होते क्या है, क्रोमोसोम्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इनहेरिटेंट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट सेल टू दी, मतलब कि ये क्या करते हैं, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन, उसका इंफॉर्मेशन इनके पास होता है। क्या इन्फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो सेल में एक फ्लूइड होता है जिसके ऊपर सब कुछ न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसमें वो फ्लोट कर रही हैं, उसको हम फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अब हम दो टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ सेल अब हम रीड करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं, साइज़ इनका होता है जनरली स्मॉल साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और 1
माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। और जो जनरली ये थोड़े से बड़े होते हैं वो 1 to 10 होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो होते हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर। और इनका जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो है ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस है वो एब्सेंट होती है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। इसमें जो न्यूक्लियर और जो रीजन होता है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, एंड ये सराउंडेड भी नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। बट ये जो न्यूक्लियर रीजन होता है यहाँ पर यूकैरियोटिक में वो वेल डिफाइंड होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और हमारे पास है गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, और क्या है हमारे पास? और है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वेकॉल्स। फिर हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है।